मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 18, है ना। पिछली कक्षा तक हम भाग 17 तक पढ़ चुके थे। आज हम 18वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रंगीन आयनों का बनना। यह हमने पिछले भाग में ही पढ़ा था। आज हम इसे देखेंगे और इस टॉपिक को आज हम खत्म कर देंगे। यह आपकी पुस्तक में 4.3.10 पे है, तो इसे एक बार जरूर देखिए। उसके बाद हम संकुल यौगिकों का बनना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.11 में है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उत्प्रेरकीय गुण, है ना, जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, उत्प्रेरकीय गुण, उस पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी बुक में, आपकी पुस्तक में 4.3.12 में है। तो एक बार उसे आप वहां से जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो ये देखिए, यह है सारणी 4.8, प्रथम संक्रमण श्रेणी के कुछ जलयोजित धातु आयनों के ग्राफ, है ना। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी है 3D श्रेणी, उसके कुछ जो जलयोजित धातु है उनके आयनों के रंग इस श्रेणी में दिए हुए हैं। तो एक बार आप इसे देखिए। देखो, 3D0, जब भी डी कक्षक में शून्य इलेक्ट्रॉन या फिर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका रंग क्या होता है, रंगीन होता है। जैसे 3D0 Sc3+ का है ना। 3D1 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। +3 में स्कैंडियम क्या होता है, 3D0, है ना। तो 3D0 में क्या होगा, रंगीन। ऐसे ही टाइटेनियम 4+ जो है वह 3D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, रंगीन है ना। ऐसे ही जो टाइटेनियम 3+ है वह क्या है, 3D1। तो 3D1 मतलब इसके डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये रंगीन नहीं है। तो Ti3+ का रंग क्या है, नील लोह, है ना। ऐसे ही हम भी वेनेडियम की बात करते हैं, वह अपनी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है, 3D1, जो क्या है, नीला। V3+ क्या है, हरा, है ना। उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D2। V2+, 3D3 उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रंग बैगनी। Cr3+, 3D3 उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रंग बैगनी, है ना। Mn3+, है ना, मैंगनीज, जो कि +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3D4, है ना। और रंग क्या है, बैगनी। ऐसे ही क्रोमियम, है ना, जो कि अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3D4। कैसे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 3D5 4s1। +2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दी। कहाँ से देगा, एक देगा एस कक्षक से और एक देगा डी कक्षक से, है ना। एक एस और एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकला, क्या बचा, 3D4, है ना। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3D4, और रंग क्या है, नीला, है ना। ऐसे ही Mn2+ की जब हम बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हम हर बार है तो ये आपको रटा बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए कि जो Mn मैंगनीज है वो है अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3D5, है ना। और इसका रंग क्या है, गुलाबी। ऐसी Fe आयरन, जो कि अपनी +2 +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3D5, और रंग क्या है, पीला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसके डी कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह होते हैं रंगीन, और जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने डी कक्षक में उनका रंग होता है, और रंग कुछ इस प्रकार से दिया होगा, है ना। नील लोहित नीला, वेनेडियम +3 का हरा, वेनेडियम +2 का बैंगनी, क्रोमियम +3 का बैंगनी, Mn+3 का बैंगनी, Cr+2 का नीला, Mn+2 का गुलाबी, Fe3+ का पीला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे चलो। ऐसी Fe2+ का 3D6 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रंग हरा। ऐसी CO3+ और CO2+, कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट+2, इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3D6 और 3D7, इनका रंग कितना है, नीला और गुलाब। ऐसे ही निकेल +2, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 3D8, है ना, और उसका रंग क्या है, हरा। ऐसे ही कॉपर, जो कि अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, 3D9। कैसे, कॉपर का कितना होता है, 3D10 4s1, है ना। अब बात होता है इसकी 3D10 4s1, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान दिए। कहाँ से देगा, पहला एस कक्षक से, दूसरा डी कक्षक से। तो एस और डी के जब गए क्या बचा, 3D9, और इसका रंग क्या होता है, नीला। ऐसी Zn, जो कि अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसका विन्यास कितना है, 3D10, और इसका रंग क्या है, रंग, ठीक है। तो जब डी कक्षक में 0 या फिर
या तो डी कक्षक पूरा खाली हो या डी कक्षक पूरा भरा हो, मतलब डी कक्षक में या तो 0 या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो जो रंग क्या होता है वह क्या होता है, रंगहीन होता है, मतलब उन आयन का रंग नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे चलो। संकुल यौगिकों का बनना, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.11 में दिया हुआ है। देखो, संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से बंधन करके संकुलन स्पीसीज बनाती है ना। संकुल यौगिक या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, तो संकुल यौगिक है वह क्या, वह यौगिक होते हैं जिनमें जो धातु आयन है ना, जैसे कोई भी जो डी ब्लॉक के, अक्सर जो हम डी ब्लॉक के तत्व लेते हैं वह ज्यादा धातु होते हैं, है ना। तो जो धातु आयन है जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट, कॉपर हो गया, पीटी प्लेटिनम हो गया, है ना, तो धातु आयन हो वह निश्चित संख्या में, है ना, निश्चित संख्या में, है ना, जैसे किसी ऋणायन अथवा उदासीन अणु, ऋणायन मतलब निगेटिव या फिर उदासीन मतलब न्यूट्रल, है ना, जिसमें निगेटिव, है ना, माइनस का चार्ज हो या फिर कोई चार्ज ना हो, है ना, उन अणुओं से बंधन करके संकुलन स्पीसीज बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये Fe क्या है, हमारा धातु आयन है और निश्चित संख्या में किसी ऋण आयन का, है ना। Cn क्या है अपना, ऋण आयन, है ना, तो किसी निश्चित संख्या, Cn कितना है 6, साइनाइड कितना है 6 साइनाइड है जो कि एक Fe धातु से बने हुए, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, संकुलन स्पीसीज कहेंगे। अणुओं के बंधन करके संकुलन स्पीसीज बनाते हैं जिनके अपने अभिलक्षित गुण होते हैं, है ना, जिनकी खुद की प्रॉपर्टी या फिर अभिलक्षणिक गुण होते हैं। इसके कुछ उदाहरण है ना, कुछ उदाहरण है जैसे आयरन, है ना, FeCN6, है ना, जो Cn है इसके कितने, ये कितने 6, है ना, निश्चित संख्या की बात हुई थी। धातु आयन है वह निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन आयन से बंधन करके संकुलित स्पीसीज बनाता है। इसलिए यहाँ जो Fe धातु आयन है वह 6, जो 6 Cn साइनाइड के आयनों से जुड़ा हुआ है ना, जो ऋणायन है ना, तो ये क्या होगा FeCN6 3-, ऐसे ही ये है FeCN6 4-। ऐसे ही कॉपर जो है वह 4 अमोनिया के आयन से घिरा हुआ है ना, तो कॉपर क्या है, धातु आयन, और NH3 को मिला के ये क्या हो गया, संकुलन स्पीसीज, तो क्या हो गया CuNH3 होल 4 ब्रैकेट 2+, तथा प्लेटिनम Cl4 2-, है ना। तो ये जो है वह क्या है, संकुल यौगिकों के कुछ उदाहरण है ना। एकक 5 में संकुल यौगिकों के रसायन की विस्तृत चर्चा दी गई है ना। तो हम जब एकक 5 पढ़ेंगे तब संकुल यौगिकों के रसायन की जो चर्चा है उसे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, संकुल यौगिकों की, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तत्व अनेक संकुल यौगिकों की रचना करते हैं, है ना, जो संक्रमण तत्व है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट, वह अनेक संकुल यौगिकों की रचना करते हैं, है ना। इसका मुख्य कारण है वो, ये आपकी, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में, आपकी परीक्षा में आ सकता है कि जो संक्रमण तत्व है वह अनेक संकुल यौगिकों की रचना क्यों करते हैं, है ना। तो उसके मुख्य कारण क्या है, धातु आयन के आकार, धातु आयनों के आकार का छोटा होना, है ना। जो धातु आयन है जैसे Fe प्लेटिनम वगैरह, तो इनका जो आयन है, देखो धातु है तो क्या होगा, धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। जब वह इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनका जो आकार क्या होगा, वह छोटा होगा, है ना। तो इनका मुख्य कारण क्या है, धातु आयनों के आकार का छोटा होना, है ना। आकार क्यों छोटा है यह मैंने आपको बता दिया, है ना। तो धातु आयनों के आकार का छोटा होना और धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश तथा आबंधों के बनने के लिए टी कक्षकों की उपलब्धता, है ना। एक आयनों का छोटा होना धातु आयनों का, दूसरा धातु आयनों पर जो उच्च आयनिक आवेश है वह, तथा आबंधों के बनने के लिए डी कक्षकों की उपलब्धता, है ना। तो डी कक्षक है उन पे क्या जो आबंध बनते हैं उनकी उपलब्धता। तो 3 कारण, पहला धातु आयनों के आकार का छोटा होना, दूसरा धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश तथा आबंधों, है ना, आवेश, तीसरा आबंधों के बनने के लिए डी कक्षकों की उपलब्धता, है ना। तो इतना अच्छे समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। अब हम चर्चा करेंगे उत्प्रेरकी गुण, है ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं,
जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.12 में दी गई है, उस पर चर्चा करते हैं। तो संक्रमण धातु, संक्रमण धातु है तथा इनकी यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। जो संक्रमण धातु है ना, संक्रमण धातु कौन से, डी ब्लॉक के तत्व ग्रुप 12 को या वर्ग 12 को हटा के। तो संक्रमण धातु अपने यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, है ना, अपनी कैटलिक प्रॉपर्टी के लिए, उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए ही जाने जाते हैं। संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिकों के बनने के गुण के कारण है ना। क्या है, जो संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता है ना, जो वेरिएबल वैलेंसी है वह एवं संकुल यौगिक के बनने के गुण के कारण है ना, जो वह संकुल यौगिक बनाते हैं उनके बनाने के गुण के कारण है ना। जैसे वेनेडियम ऑक्साइड, तो वेनेडियम ऑक्साइड है, इसमें क्या आ रहा है, वेनेडियम, वेनेडियम क्या 3D श्रेणी का एक तत्व है ना, सचिन वेनेडियम वेरी तीसरे नंबर पे आता है ना। तो वेनेडियम स्पर्श प्रकम्प, स्पर्श प्रकम्प जो कांटेक्ट प्रोसेस होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, स्पर्श प्रकम्प है ना, कांटेक्ट प्रोसेस में। तो कांटेक्ट प्रोसेस में तो वहां हम कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरक किसे लेते हैं, वेनेडियम को लेते हैं। ऐसे ही हेबर प्रकम्प में हम किसे लेते हैं, सूक्ष्म विभाजित आयरन को लेते हैं, है ना, सूक्ष्म विभाजित आयरन को लेते हैं। ऐसे ही उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन में या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम निकेल को, है ना, निकेल को उत्प्रेरकीय एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, है ना, उत्प्रेरकीय लेते हैं। तो निकेल, वेनेडियम और आयरन, ये तीनों के तीनों क्या है, डी ब्लॉक के तत्व है ना, संक्रमण धातु है ना। तो संक्रमण धातुओं के द्वारा उत्पीड़न की यह कुछ उदाहरण है, कौन से, वेनेडियम ऑक्साइड सस्पर्श प्रकम्प में, सूक्ष्म विभाजित आयरन हेबर प्रकम्प में, और निकेल उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक के स्तर के परमाणुओं के बीच आवंधों की रचना होती है ना। तो जो उत्प्रेरक है जब वह ठोस पृष्ठ होता है तब उस पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आवंधों की रचना होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते। आवंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3D एवं 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती है ना। आवंध बनाने के लिए जो प्रथम श्रेणी है, 3D श्रेणी है, उसकी धातु किसकी, 3D एवं 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती है ना। परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की साधन सांद्रता में वृद्धि हो जाती है ना। तो जो 3D और 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हैं जो प्रथम श्रेणी के धातु हैं अपने आवंध बनाने के लिए, जिसका परिणाम क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है ना। जो कैटलिस्ट है उसकी उत्प्रेरक है उसकी सरफेस या सतह पर जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है तथा अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आवंध दुर्बल हो जाता है ना। तथा जो अभिकारक है जो रिएक्टेंट है उनके अणुओं में जो उपस्थित आवंध है, जो बॉन्ड से आवंध है, वह क्या होता है, वीक या फिर दुर्बल हो जाता है ना। संक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है, इसी वजह से संक्रिय ऊर्जा या फिर एक्टिवेशन एनर्जी है उसका मान क्या होता है, घट जाता है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकने के कारण संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती है ना। ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उसी कारणवश संक्रमण धातु उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती है ना। तो संक्रमण धातु ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वह क्या, एज अ कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण का आयरन 3 है ना, Fe3 है, वह आयोडाइड आयन तथा पर्स पर्स परसल्फेट आयन है ना, परसल्फेट आयन जो है आयरन 3 Fe3+ आयोडाइड आयन या फिर परसल्फेट आयन के बीच संपन्न होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ रहा, चलो फिर अब इसे रिएक्शन को भी देखते हैं। तो ये देखो जी, अभिक्रिया क्या है, 2I- प्लस H2O 2 माइनस गिव्स I2 प्लस 2 SO4 2 माइनस, है ना। देखो लेकिन इसमें जो उत्प्रेरक की है वह क्या है,
जो कैटलिस्ट है ना, वह क्या है Fe3+ है ना। तो Fe3+ यहाँ एज अ कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरकी है ना। तो ये जो है कैटलिस्ट Fe3+, ये पहले आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो 2Fe3++2I- गिव्स 2Fe2++I2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या किया, +3 से क्या +2 में हो गया है ना। तो इसने अपना क्या कर दिया, अपचयन कर लिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन देखिए है ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब अपना अपचयन। और दूसरा I- का क्या किया, ऑक्सीकरण कर दिया है ना। क्या है, -1 है यहाँ पे। आई अपनी किस मूल, किस ऑक्सीकरण अवस्था में, -1। और अब इसमें है शून्य के, क्या हुआ, -1 से शून्य, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, मतलब ऑक्सीकरण है ना। तो ये 2I- को I2 में बदल देता है। फिर जो H2O8 2- है, इसके साथ भी अभिक्रिया करेगा आयरन। 2Fe2+ +S2O8 2- गिव्स 2Fe3++2SO4 2- है ना। तो ये आप देखिए, ये है इसने अब इसके साथ किया। तो Fe2+ से ये क्या हो गया, Fe3+ है ना। इसने यहाँ Fe3+ से ही शुरू हुआ था और Fe3+ पे ही खत्म हो गया। और इसमें S2O8 2- को किसने SO4 2- में बदल दिया है ना। तो कैटलिस्ट या उत्प्रेरकी वही होता है जो जितना अ, अभिक्रिया से पहले डलता है उतना ही अभिक्रिया के बाद भी निकलता है ना। तो यहाँ Fe3+ क्या था, उत्प्रेरकी या फिर कैटलिस्ट था है ना। तो उसने इस वो अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार से कर दी, 2I- + S2O8 2- गिव्स I2+2SO4 2-। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आया। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने रंगीन आयनों का बनना पढ़ा और इस टॉपिक को खत्म किया, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.10 में दिया हुआ है। तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि हम यहाँ कक्षा में जो भी पढ़ रहे हैं, एक बार से आप पुस्तक से जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद हम संकुल यौगिकों का बनना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.11 में दिया हुआ है, उस पर हमने चर्चा की। उसके बाद उत्प्रेरकीय गुण, जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है संक्रमण तत्वों की है ना, डी ब्लॉक के तत्वों की, वर्ग 12 को हटा के है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.12 में दी हुई है। हमने उस पर चर्चा की और उसे अच्छे से समझा। बाकी अगले भाग में आगे हम पढ़ेंगे अंतराकाशी यौगिकों का बनना है ना, जो क्या अंतराकाशी यौगिकों का बनना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.13 में दिया हुआ है। तो एक बार इसे आप जरूर देख लीजिएगा, बाकी कक्षा में इसे जरूर पढ़ें। उसके बाद मिश्रताओं का बनना है ना, जो कि आपकी मिश्रितों का बनना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.14 में दिया हुआ है, इसे भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद आप उदाहरण नंबर 4.9 पर चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले बार।